हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली आईएएस। डेट है आज की 27 जनवरी 2021 और स्वागत है आपका प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। अगर आपको इस प्रेजेंटेशन की पीडीएफ चाहिए होगी तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ओनली आईएएस नथिंग एल्स को ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर आपको प्रीलिम बूस्टर एडिटोरियल डिस्कशन के सभी पीडीएफ्स मिल जाएंगे। हमारा पहला आर्टिकल आज एनबीएफसीज के रेगुलेशन से रिलेटेड है। क्या होता है कि एक तरफ होते हैं बैंक्स और एक तरफ होता है एनबीएफसी। एनबीएफसी मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन। यहाँ पर दोनों के पास ये पावर है कि वो लोन दे सकते हैं। किसी को भी अगर पैसों की ज़रूरत है तो ये लोन दे सकते हैं। बट इशू यहाँ पर ये आता है कि बैंक्स के पास कुछ एक्स्ट्रा पावर्स होती हैं, जैसे कि बैंक्स डिपॉजिट वगैरह भी एक्सेप्ट कर सकते हैं। एनबीएफसीज यूजुअली डिपॉजिट्स एक्सेप्ट नहीं करते हैं। डिमांड डिपॉजिट तो बिल्कुल नहीं कर सकते। फिक्स डिपॉजिट जैसे कोई चीज़ होती है तो डेफिनेटली वो इसको कर सकते हैं विद इन ए लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। ये कुछ बेसिक डिफरेंसेस है। लेकिन लोन चूंकि दोनों लोग देते थे और ऐसे बहुत सारे हाल फिलहाल के न्यूज़ में समझ में आ रहे थे कि इतने सारे एनबीएफसी जो कि काफ़ी बड़े एनबीएफसीज थे वो डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं और साथ ही साथ फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं। ये इसलिए हो रहा था क्योंकि अभी तक आरबीआई ने बैंक्स के ऊपर तो बहुत अच्छे से रेगुलेशन कर रखा है, बट एनबीएफसी के अंदर वो स्ट्रिक्टनेस नहीं है। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो है वो इतना अच्छा नहीं है जिससे कि हम लोग नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशंस को भी हम लोग या फिर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज को हम लोग उतने अच्छे से रेगुलेट कर सकें। इसीलिए फिलहाल में आरबीआई ने एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क प्रपोज किया है एनबीएफसीज के लिए। उन्होंने बोला है कि हम अब इनके ऊपर भी रेगुलेशन की इंटेंसिटी को हम बढ़ाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पर एक 4 टियर स्ट्रक्चर की बात की है आरबीआई ने। ये जो 4 टियर स्ट्रक्चर है ये बेसिकली एनबीएफसीज को 4 अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड करेगा। ओवरऑल देखा जाता है तो लगभग लगभग हमारे कंट्री में 9400 के आसपास एनबीएफसीज हैं और इसमें देखा जाता है कि अप्रॉक्सीमेशन में 9200 के आसपास तो केवल छोटे एनबीएफसीज ही हैं, स्मॉल एनबीएफसीज। तो इनके ऊपर इतना स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस लगा भी दिया तो भी क्या मतलब, फ्रॉड से अगर पूरे इकोनॉमी को झटका लगना है तो किससे लगेगा? जो एनबीएफसीज काफ़ी बड़े होंगे। और चूंकि आज के टाइम पर ऐसे भी एनबीएफसीज हैं जो कि हमारे बड़े बड़े बैंक्स के कंपैरिजन में आ सकते हैं, इसीलिए ये रेगुलेशन लगाना बहुत ज़रूरी हो गया था। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए ये रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाया जा रहा है। जैसे कि अभी हाल फिलहाल में आपने एक नाम सुना होगा, IL&FS। ये है इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंस सर्विसेज, जिन्होंने बहुत बड़े लेवल पर डिफ़ॉल्ट किया था। ये भी एक एनबीएफसी थी। तो इसीलिए अब ये टाइटर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बन रहे हैं। अब इस बात को जरा आप ध्यान से सुनिएगा। ये जो 4 टियर स्ट्रक्चर है, जो ये क्लासिफिकेशन की हम बात कर रहे हैं, इसमें 4 अलग अलग लेयर्स डिज़ाइन किए गए। एक है बेस लेयर, फिर है मिडिल लेयर, एक है अपर लेयर और एक है टॉप लेयर। ये 4 लेवल्स पर हम लोग अलग अलग एनबीएफसीज को क्लासीफाई करेंगे। अभी बहुत सारी डिटेल्स आरबीआई ने नहीं दी है, बट स्टिल जितना हमें पता है उसके बेसिस पर हम समझने की कोशिश करते हैं। ये जो बेस लेयर के एनबीएफसीज होंगे ना, ये छोटे एनबीएफसीज होंगे, जो हम बता रहे थे कि अप्रॉक्सीमेशन में 9200 के आसपास हैं। दूसरा, हमने एक और बात समझना चाहिए कि धीरे धीरे आरबीआई का ये कहना है कि एनबीएफसीज पर भी हम उतना ही रेगुलेटरी फ्रेमवर्क लगाना चाहते हैं या उतना ही रेगुलेशन लगाना चाहते हैं जितना हम नॉर्मल बैंक्स पर लगाते हैं। तो जितने भी इन लोग को छूट दी गई थी एनबीएफसीज को, अब धीरे धीरे उसको स्ट्रिक्ट किया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, हमें पता है कि जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होते हैं, नॉर्मली बैंक्स के नज़र में अगर आप देखते हैं तो 90 डेज अगर हमें उसका रिटर्न नहीं मिलता है तो वो एनपीए कंसीडर हो जाता है। अभी तक एनबीएफसीज के लिए वो 180 डेज का पीरियड था। इस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को स्ट्रिक्ट करते हुए इस क्लासिफिकेशन में चेंज किया गया और बोला गया भाई अब 180 दिन नहीं चल पाएगा, हमें 90 डेज पर ही वापस आना है। अभी तक क्या होता था कि कोई भी एनबीएफसी अगर अपना छोटा सेक्शन भी अगर एक खोलना चाहती है, मतलब अगर एक नया एनबीएफसी बनाना चाहती है, तो उसके लिए एंट्री लेवल पर एक नेट ओन्ड फंड्स होता है। ये होता है कि एक ऐसा अमाउंट, मान लो आप लोन देने जा रहे हो, तो अगर आपके जेब में पैसे ही नहीं है तो आप लोन क्या दोगे? तो अभी तक ये होता था कि भाई जेब में कम से कम 2 करोड़ रुपए भर के आओ, उसके बाद एनबीएफसी की बात हो सकती है। लेकिन अभी इसको बढ़ा दिया गया है कि एंट्री लेवल पर कम से कम आपके जेब में 20 करोड़ रुपए होने चाहिए, तब जाके आप एनबीएफसीज में अपने आप को रजिस्टर कर सकते हो। इसके अलावा ऐसा बहुत सेक्शंस में हमने देखा कि एनबीएफसीज की जो डिस्क्लोजर पॉलिसीज़ होती हैं कि किसको लोन दे रहे हैं या फिर कस्टमर्स की क्या कंप्लेंट्स हैं,
उनको वो सही तरीके से रिजॉल्व कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें ना बहुत ओपेक थी, हमें समझ भी नहीं आती थी। तो अब आरबीआई ने बोला कि भाई ये सब नहीं चलेगा, बेस लेयर के जितने भी एनबीएफसीज होंगे उनको ये थोड़ा अपना डिस्क्लोजर जो है ना वो थोड़ा सा अच्छे से दिखाना पड़ेगा, आपको प्रॉपर हमें शो करना पड़ेगा किस पार्टी से आप ट्रांजैक्ट कर रहे हो, कौन से कस्टमर के कंप्लेंट्स हैं उनको रिजॉल्व किया या नहीं किया, ऐसा कुछ। फिर बात करते हैं मिडिल लेयर की। मिडिल लेयर में वो एनबीएफसीज कैटेगराइज होंगे जिसको हम लोग सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट कैटेगरी का दर्जा देते हैं। आपने डी सिप्स के बारे में पढ़ा होगा, ये हैं डोमेस्टिक सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स। ये जो डी सिप्स होते हैं दे आर टू बिग टू फेल, ऐसा बोला जाता है। इसका एग्जांपल हमारे सामने एसबीआई है, आईसीआईसीआई है, एचडीएफसी बैंक्स हैं। ये सब इतने बड़े बैंक हैं कि ये फेल ही नहीं हो सकते। तो आप समझो कि मिडिल लेयर में भी इसी तरीके से वो एनबीएफसीज होंगे जिनको हम लोग सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट का दर्जा देंगे। ठीक है, तो आप कुछ एसबीआई और आईसीआईसीआई ऐसे लोगों की बात आप सोच सकते हो। अब इनका बेसिक काम क्या होगा, जो मिडिल लेयर के एनबीएफसीज होंगे वो हाउसिंग फाइनेंस में डील कर सकते हैं। अगर कहीं कहीं कंपनी या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट है, उन कंपनीज को फाइनेंस प्रोवाइड कर सकते हैं। जो भी कोर इन्वेस्टमेंट के लिए कंपनीज होती हैं उनको लोन दे सकते हैं। यहाँ पर बेसिकली हम लोग गवर्नेंस को टाइट करने की बात कर रहे हैं। अब गवर्नेंस को टाइट करने की बात का क्या मतलब है कि अभी तक जैसे हमने देखा ना कि बहुत ओपेकनेस थी, मतलब कि इनका क्या प्रोसेस चल रहा है अंदर अंदर हमें कुछ पता नहीं चल पाता था। अभी हम एक बेहतर गवर्नेंस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर बोला गया है कि ये जो सी आर ए आर है, अब सी आर ए आर मतलब कैपिटल टू रिस्क एसेट रेशियो, या फिर इसको हम लोग सी ए आर मतलब कि कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो भी बोलते हैं। इसको एक सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लो कि आपने किसी को 100 रुपये का लोन दिया और आपको पता चल गया कि भाई ये 100 रुपये का जो लोन हमने दिया है ना ये रिस्की है, पता नहीं वापस मिलेगा नहीं मिलेगा। इसके लिए आरबीआई बोलती है कि भाई आपको 15%, मतलब कि 100 रुपये का 15 रुपये आपको अपने पास रिजर्व करके रखना है कि इन केस अगर इन फ्यूचर ये डिफ़ॉल्ट कर जाए, ये वापस ना कर पाए अपना लोन, तो आपके जेब में कम से कम इतने रुपए तो होने चाहिए। ठीक है, सिंपल सी बात है, यही है कैपिटल टू रिस्क एसेट रेशियो। मतलब कि हमारे पास 15 रुपये का कैपिटल होना चाहिए एज कंपेयर टू 100 रुपीज़ का रिस्क एसेट। ठीक है, हमारे पास 100 रुपये का रिस्की एसेट है, उसके अगेंस्ट में 15 रुपये कम से कम हमारे पास कैपिटल होना चाहिए। यही है सी आर ए आर या कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। और इसमें भी इन्होंने बोला है कि मिनिमम ये जो है आप 10% तक टीयर वन रखोगे। ठीक है, टीयर वन कैपिटल आप इस तरीके से समझ सकते हो कि सी आर ए आर में टीयर वन टीयर टू ऐसे करके काफ़ी कैटेगराइजेशन होती है। टीयर वन एक प्रकार का प्राइमरी फंडिंग सोर्स होता है, मतलब कि आप समझ लो कि जिस पे पूरा का पूरा ये एनबीएफसी टिकता है उतना पैसा। इसमें क्या होता है, शेयर होल्डर्स की इक्विटी इंक्लूड हो सकती है। और एक टर्म होता है जिसको हम लोग बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन्ड अर्निंग का मतलब क्या होता है कि ऐसे लोग जिनको हमें डिविडेंड वगैरह पे करना है, मतलब जो कोर प्रॉफिट की हम बात करते हैं, 100 रुपये का अगर हमारी कमाई है तो उसमें कुछ लोग को डिविडेंड देना है। मान लो 20 रुपये हमने डिविडेंड में बांट दिए, तो हमारे पास रिटेन्ड अर्निंग कितनी बची, 80 रुपये की रिटेन्ड अर्निंग बची, 80 रुपीज़ की हमारे पास रिटेन्ड अर्निंग है। तो ये इनके थोड़े से स्ट्रिक्टनेस यहाँ पर लाया गया और बोला गया कि एनबीएफसीज अब सिक्योरिटीज़ के बाईबैक के लिए कंपनीज को लोन नहीं दे सकते हैं। इसका मतलब ये है कि ऐसी बहुत सारी कंपनीज होती हैं, मान लो कंपनी एबीसी है जो कि अभी 100 करोड़ रुपए का शेयर होल्डिंग इसका मार्केट में है। ठीक है, इसका एक शेयर जो है 1 करोड़ रुपए का है, तो इसे 100 शेयर्स मार्केट में है। तो अभी क्या होता है कि इसको लगेगा कि भाई 100 शेयर हैं, इसके पास ऑलरेडी 50 शेयर थे। इन्होंने बोला कि नहीं, अभी हमारे पास थोड़ा सा और डिसीजन मेकिंग पावर बनाने के लिए हमारे पास कम से कम 20 शेयर्स और होने चाहिए। तो ये लोग क्या करते हैं ना, 20 करोड़ अपने ही कंपनी में अपने ही शेयर खरीदने में लगा देते हैं। इसको बोलते हैं बाई बैक ऑफ सिक्योरिटीज़। तो लेकिन ये आप देखो यहाँ पर रिस्क बढ़ जाएगा। जब कंपनी की मोनोपोली बढ़ती है तो जब फेल होगा तो ये अकेले पे भी तो नहीं कर पाएगा ना। इसीलिए ऐसे एनबीएफसीज जो कि सिक्योरिटीज़ बाईबैक करने के लिए कंपनीज को लोन देते थे, अब यहाँ पर 20 करोड़ जो रुपए हैं, हो सकता है एबीसी कंपनी के जेब में ना हो। अब वो 20 शेयर खरीदने के लिए लोन ले ले 20 करोड़ का और फिर अपने 20 शेयर खरीद ले, तो उसको बोलते हैं लोन लेना बाईबैक ऑफ सिक्योरिटीज़ के लिए। तो ये एनबीएफसीज इस सेक्शन में लोन नहीं दे सकेगा। ऐसे एनबीएफसीज जिसके 10 या 10 से ज़्यादा ब्रांचेस हैं उनको कोर बैंकिंग सॉल्यूशन अडॉप्ट करना पड़ेगा, जैसे कि ई सर्विसेज होते हैं ना, बैंकिंग सॉल्यूशंस होते हैं। आप और हम नेट बैंकिंग का यूज़ करते हैं, या फिर आजकल यूपीआई ट्रांजैक्शंस हैं,
लेन देन के लिए, डिपॉजिट के लिए। तो इन सभी चीज़ों के लिए इनको भी ऐसे कुछ कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस अडॉप्ट करने पड़ेंगे। अपर लेयर जो है वो तीसरा सेक्शन होगा, तीसरा लेवल होगा, जिसमें हमारे पास 25 से 30 एनबीएफसीज होंगे। अब आप समझो कि ये 25 से 30 एनबीएफसीज एकदम बैंक जैसे होंगे, मतलब हम इनको बैंक से बिल्कुल इक्वेट कर सकते हैं। इनका भी कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट होगा जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पर जो कोर इक्विटी टीयर 1 है, मतलब कि वही जो टीयर 1 कैपिटल है, वो यहाँ पर 9% सेट करने की बात हो रही है। फिर इसके बाद आता है टॉप लेयर, चौथा लेयर जो आरबीआई ने बताया है, फिलहाल अभी वो खाली है, क्योंकि आरबीआई की नज़र में इतना बड़ा कोई एनबीएफसी नहीं है जिसको हम लोग टॉप लेयर में अभी के लिए रख सकें। लेकिन फिलहाल इन फ्यूचर जब एनबीएफसीज का ग्रोथ इतने तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, तो मे बी इन फ्यूचर इस लेवल पर भी कुछ एनबीएफसीज को हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं। हालांकि हमने इस आर्टिकल के लिए काफ़ी टाइम ले लिया, बट ये हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट था इसको समझना। अगला आर्टिकल हमारा लॉ कमीशन से रिलेटेड है। हाल फिलहाल में सुप्रीम कोर्ट ने होम एंड लॉ मिनिस्ट्रीज के लिए उनसे एक एक्सप्लेनेशन मांगा है कि ये जो 3 लंबे साल बीते हैं, इसमें आपने लॉ कमीशन का अपॉइंटमेंट क्यों नहीं किया। अभी ये सब मुद्दा हमारे इंपॉर्टेंट मतलब इतना नहीं है, हमें लॉ कमीशन के बारे में पढ़ना है। देखो, लॉ कमीशन ना ही कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ना ही स्टेचुटरी बॉडी है। ये एक प्रकार का एग्जीक्यूटिव बॉडी है जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑर्डर पर इस्टेब्लिश किया गया था। इसको ओरिजिनली 1955 में कॉन्स्टिट्यूट किया गया था अपने फ्री इंडिया में, ठीक है। और हर 3 साल बाद हम इसको कॉन्स्टिट्यूट करते हैं लॉ कमीशन को। कुछ और डिटेल देखते हैं। सबसे पहला 1834, आप समझ सकते हो कि लगभग लगभग हम बात कर रहे हैं आज से 300 साल पहले की, जब ये लॉ कमीशन इस्टेब्लिश हुआ था चार्टर एक्ट ऑफ 1833 से। उस टाइम पर लॉर्ड मैकॉले जो हैं वो चेयरमैन थे। फिर पहला लॉ कमीशन हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया में वही 1955 में बना, उसी टाइम को हम यहाँ पर अभी नोट करते हैं हमेशा। और उस टाइम के अटॉर्नी जनरल थे एमसी सेतालवाद। कॉम्पोजिशन की बात करें तो जो अभी 22nd लॉ कमीशन है उसमें एक तो फुल टाइम चेयरपर्सन होते हैं, 4 फुल टाइम मेंबर्स होते हैं जिसमें मेंबर सेक्रेटरीज भी आते हैं। कौन कौन से? एक आते हैं डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स के और एक आते हैं लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट के। तो ये दोनों एक्स ऑफिशियो मेंबर जैसे डील करते हैं। साथ ही साथ नॉट मोर देन 5 पार्ट टाइम मेंबर्स भी इसमें इंक्लूडेड है। यहाँ पर लॉ कमीशन बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस को एडवाइस देता है, मतलब कि मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के लिए ये एक प्रकार का एडवाइजरी बॉडी है। इसका और क्या काम है कि मान लो कोई भी ऐसे लॉज बनते हैं जिनमें कुछ दिक्कतें हैं, हो सकता है कि जो भी जस्टिस अभी हम लोग डिलीवर कर रहे हैं उनके प्रोसीजर में डिले आ जाए, या फिर जो भी केसेस हैं वो तेज़ी से हम लोग डिस्पोज नहीं कर पा रहे हैं, लिटिगेशन की कॉस्ट अगर काफ़ी बढ़ गई है तो उसको कम करना, मतलब ऐसे छोटे छोटे। और इसमें ऐसा नहीं है कि कोई इनको बोलेगा तभी ये एक्शन ले सकते हैं, ये सुओ मोटो एक्शन भी ले सकते हैं, मतलब स्वयं से ये इस पर एक्ट कर सकते हैं। तो जितने भी अभी नए लेजिस्लेशंस बनते हैं उसमें ये इंटरफेयर कर सकते हैं, जो भी एग्जिस्टिंग लॉज है उनको भी रिव्यू कर सकते हैं। तो इनके पास पावर काफ़ी अच्छे से रहता है। अगला आर्टिकल हमारा नेशनल गर्ल चाइल्ड डे से रिलेटेड है। हर साल 24 जनवरी मतलब कि 24 जनवरी को हम लोग नेशनल गर्ल चाइल्ड डे सेलिब्रेट करते हैं। पहली बार इसको 2008 में स्टार्ट किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा। और उस टाइम पर उनका मेन ऑब्जेक्टिव जो था वो बेसिक 3-4 डायमेंशंस में था। 3-4 डायमेंशंस में एक आता है एजुकेशन, एक आता है हेल्थ और एक आता है न्यूट्रिशन। जब भी हम इन 3 डायमेंशंस पर काम करेंगे तो बेशक हम अपने समाज से इनइक्वालिटीज़ को कम करेंगे, साथ ही साथ जो हमारा डिस्क्रिमिनेशन होता है जेंडर बेस्ड उसको भी कम कर सकेंगे, और जो गर्ल चाइल्ड का एक्सप्लॉइटेशन होता है उसको भी कम कर सकेंगे। तो इसके लिए हमें एजुकेशन, हेल्थ और न्यूट्रिशन पर फोकस करना पड़ेगा। यहाँ पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम भी लॉन्च की गई थी, और फिलहाल 24 जनवरी को इसकी भी एनिवर्सरी होती है। और पंजाब एक ऐसा स्टेट बन चुका है जिसने जनवरी 2021 को गर्ल चाइल्ड के लिए मंथ डिक्लेयर किया है। कुछ और भी स्कीम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो है, ये जनवरी 2015 में हरियाणा के पानीपत ज़िले से इसको स्टार्ट किया गया था, लॉन्च किया गया था। और फिर अभी तो 640 डिस्ट्रिक्ट में पूरा कवर करता है ये। और इसको 8 मार्च 2018 से और बाकी जगहों पर लॉन्च किया गया था, राजस्थान के झुंझुनू से। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को सक्सेस पाने के लिए 3 मिनिस्ट्रीज़ लगे हुए हैं, मतलब कि ये ट्राई मिनिस्टीरियल इफर्ट पर चल रहा है। एक तो पता है गर्ल चाइल्ड है तो डेफिनेटली मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट तो होगा ही। इसके अलावा हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है और हमारा एचआरडी डिपार्टमेंट है, ठीक। अब
इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है ना वो 100% सेंटर के द्वारा होता है। फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है, चूंकि ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जितना भी फंडिंग आता है वो डायरेक्टली डीएम मतलब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिसकी आप प्रिपरेशन भी कर रहे हो, जब आप आओगे इस सर्विस में तो आपको पूरा का पूरा फाइनेंशियल असिस्टेंस आपको मिल जाएगा। और आपको इस स्कीम को अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट करना है, इसके स्मूथ ऑपरेशन के लिए आप अकाउंटेबल माने जाओगे। ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं तो मेजर ऑब्जेक्टिव आता है चाइल्ड सेक्स रेशियो को सही करना। अभी जैसे पंजाब रीजन यहाँ से या फिर हरियाणा रीजन हम देख रहे हैं, हरियाणा रीजन में ये जो चाइल्ड सेक्स रेशियो था वो बहुत तेज़ी से घटता रहा था। उसको इम्प्रूव करने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्टार्ट किया गया था, और विमेन को अल्टीमेटली एम्पावर करने के लिए। तो आपको अभी फ़िलहाल कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि चाइल्ड सेक्स रेशियो जो है वो अभी क्या है करंट सिचुएशन में, और 2015 से आप खुद ही कंपेयर कर लेना कि जब ये लॉन्च हुआ था और अभी तक क्या कुछ चेंजेस हैं। वैसे 2011 सेंसस ही सबसे अच्छा डेटा है। अगला स्कीम हमारा उज्ज्वला स्कीम है। इसमें क्या होता है कि जो भी गर्ल चाइल्ड है या फिर जो भी चाइल्ड है, अगर सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन हुआ है उसका या फिर ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व है, ऐसे विक्टिम को हमें रेस्क्यू करना है, उनको निकालना है वहाँ से, उनको एक सही जगह पर वापस भेजना है, मतलब रिहैबिलिटेट करना है, और रीइंटीग्रेट करना है, मतलब जो हमारा समाज है उसमें उनको वापस से उनकी अपनी पहचान मिल जाए, उसके लिए उनको उस सोसाइटी में वापस से रीइंटीग्रेट करना है। तो ये उज्ज्वला स्कीम हो गई। एक है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। अभी इसको इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया जिससे हम लोग जेंडर इंक्लूजन फंड के अंदर जो भी पैसा इकट्ठा होता है उससे हम लोग गर्ल चाइल्ड के डेवलपमेंट की बात कर सकते हैं। ये जो फंड है बेसिक इसका फोकस यही होगा कि हम लोग प्राइमरी स्कूल में एटलीस्ट 100% इनरोलमेंट गर्ल्स के लिए इंश्योर कर सकें, साथ ही साथ हायर एजुकेशन में भी इनका पार्टिसिपेशन हम बढ़ा सकें। हमें जेंडर गैप को कम करना है, जेंडर इक्विटी को प्रैक्टिस करना है, और सोसाइटी में ये देखना है कि सभी का ग्रोथ हो रहा हो, सबका विकास हो रहा हो। किरण स्कीम एक आई थी जिसका फुल फॉर्म है नॉलेज इन्वेस्टमेंट एंड रिसर्च एडवांसमेंट थ्रू नर्चरिंग। यहाँ पर बेसिकली उन रिसर्च के लिए लोगों को या फिर ये जो गर्ल चाइल्ड हैं उनको प्रेरित किया जाएगा कि भाई जितने भी विमेन साइंटिस्ट या टेक्नोलॉजिस्ट बन सकते हैं, ये भी एक कैरियर है उनके लिए, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा लॉन्च किया गया है। एक आता है सर्ब विमेन एक्सलेंस अवार्ड। सर्ब है साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड। इन्होंने विमेन एक्सलेंस अवार्ड स्टार्ट किया था। इसके अंदर क्या होता है कि ऐसे जितने भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें हम लोग जेंडर एडवांसमेंट के लिए प्रोग्राम चलाते हैं। जेंडर एडवांसमेंट का मतलब ये हो गया कि हम लोग सबसे पहले जेंडर इक्वालिटी के लिए एक चार्टर प्रिपेयर करते हैं स्टेम में। स्टेम का मतलब यहाँ पर सिंपल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, ये सारी चीज़ें हैं। तो इस पे फोकस करते हुए हम देखते हैं कि कितना चेंजेस हम ला पा रहे हैं। साथ ही साथ हम एक ऐसा इकोसिस्टम बनाने की बात करते हैं जिसमें हम लोग कुछ ट्रांसफॉर्मेशन बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से देख सकें। हम इसमें मेंटरिंग सपोर्ट भी प्रोवाइड कर सकते हैं, और हर एक तरीके से हम लोग ये देखते हैं कि हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में जेंडर बेसिस पर कितना एडवांसमेंट अचीव कर सकते हैं। एक और स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट का, मतलब कि जितने भी ऐसे नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, NSTIs हैं, 33 ऐसे टोटल हैं हमारे इंडिया में, जिसमें से 19 NSTIs हैं जो कि एक्सक्लूसिवली विमेन को स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। उनके लिए मतलब महिलाओं के लिए कंड्यूसिव इन्वायरमेंट बनाने की बात होती है इस स्कीम के अंदर। अगला आर्टिकल हमारा टाइम कैप्सूल एट अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है। हाल फिलहाल में 26 जनवरी को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर एक टाइम कैप्सूल, जिसमें हिस्ट्री के जितने भी अचीवमेंट्स थे उन सबको एक साथ रखा गया और उसको बरी किया गया। ये जो पूरा कैप्सूल है ये बताया जा रहा है कि ये 1.5 टन भारी है, जिसमें कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की सभी हिस्ट्री को इंक्लूड किया गया है। इसमें सर सैयद अहमद जो कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के फाउंडर हैं उनका भी पूरा बायोग्राफी है। इसके अलावा इसमें कुछ केमिकल्स भी ऐड कर दिए गए हैं एसिड फ्री बनाने के लिए, जिससे वो अच्छे से प्रिजर्व हो सके। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात करें तो ये सर सैयद अहमद खान के वर्क पर बेस्ड है। ये अलीगढ़ मूवमेंट चला था उस टाइम पर। इसको फाउंड किया गया था मदरसतुल उलूम 1875 में, और इसको बाद में 1877 में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के नाम पर भी इवॉल्व किया गया था। बात यह की गई थी कि जितने भी अभी इस्लामिक वैल्यूज़ हैं उनको हमें ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम के ट्यून में लेके आना है, मतलब बराबर का दर्जा देना है।
हम कॉम्प्रोमाइज़ ही नहीं कर सकते कि इस्लामिक वैल्यूज़ अगर कुछ और सिखा रहा है, ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम कुछ और सिखा रहा है, तो हमें बिल्कुल अप टू द मार्क आके एट पार दोनों एजुकेशन सिस्टम को लेके आना है। 1920 में इस कॉलेज को यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया था एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से। अगला आर्टिकल हमारा नॉर्थ ईस्ट काउंसिल से रिलेटेड है। हाल फिलहाल में यूनियन होम मिनिस्टर ने 69th मीटिंग नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल की अरेंज की। यहाँ पर इन्होंने चेयर किया मेघालय के अंदर शिलोंग में। नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल की बात करें तो ये एक नोडल एजेंसी है जिसके अंदर हम लोग नॉर्थ ईस्ट रीजन के डेवलपमेंट की बात करते हैं। ये डेवलपमेंट इकोनॉमिक भी हो सकता है, सोशल भी हो सकता है। यहाँ पर जो नॉर्थ ईस्ट काउंसिल है इसके अंदर हमारे 8 स्टेट्स आते हैं जिसमें 7 सिस्टर प्लस सिक्किम। तो यहाँ पर आप मैप में देख भी सकते हैं, ये 8 स्टेट हैं इसके अंदर। बात यही की गई थी कि एक्चुअल में चूंकि इनकी कनेक्टिविटी हमारे इंडियन मेन लैंड से काफ़ी कम है, तो इस रीजन में डेवलपमेंट को हमें बूस्ट करना है कुछ भी करके। इसके लिए ये नॉर्थ ईस्ट काउंसिल का निर्माण किया गया था जिससे हम लोग नॉर्थ ईस्ट रीजन को स्पेसिफिकली ध्यान देते हुए इनके डेवलपमेंट पर हम फोकस कर सकें। 1971 में ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू कॉन्स्टिट्यूट किया गया था और इसमें बात यही थी कि हम इस रीजन को बहुत तेज़ी से डेवलप करेंगे। हमेशा से जो यूनियन होम मिनिस्टर हैं वो इसके एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं और जो एक्स ऑफिशियो वाइस चेयरमैन है वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज डिपार्टमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन के जो भी होते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट डोनर के, मतलब कि डिपार्टमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन, वो इसके एक्स ऑफिशियो वाइस चेयरमैन होते हैं। आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये एपेक्स बॉडी है जो कि इस पूरे रीजन के डेवलपमेंट के लिए एडवाइजरी जारी कर सकती है। नॉर्थ ईस्ट काउंसिल का सिग्निफिकेंस वही होगा कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में एक तो हम लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ इंक्रीज़ कर रहे होंगे, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, तो जायज़ सी बात है ये भी होगा, और साथ ही साथ हम लोग उसको इंडिया की मेन लैंड से उसको इंटीग्रेट करके चलेंगे। पूरा इंडिया हमारा एक साथ डेवलप होगा। वही बात है, सबका साथ सबका विकास। तो बस आज के डिस्कशन में इतना ही था। क्विक रिवीजन के ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको आप आराम से कमेंट सेक्शन में अटेंड कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग इट वेरी पेशेंटली फ्रेंड्स। हैव ए नाइस डे।